ठीक, त्रिविज ओके मीडिया ओके। के सभी दर्शकों का पुनः पुनः एक बार स्वागत है। आज हम फिर लाइव आ गए। आज देश में जिस गंभीर विषय पे सारे देशवासियों में एक प्रकार का क्रोध है, गुस्सा है, और वो गुस्सा संवैधानिक गुस्सा है, जायज है, कानूनी है, क्योंकि देश की एक बेटी जिसके ऊपर सरेआम गैंग की तरफ से अत्याचार हुआ, उसके शरीर के कई अंग को तोड़ा मरोड़ा गया, 15 दिन वो अस्पताल में रही। प्रशासन और शासन दोनों ने इस बात को छुपाने की कोशिश की, लेकिन लोकतंत्र में जो नजर रखते हैं वह मीडिया भी इस पे चुप्पी साधे रही। आखिर वह देश की बेटी 29 सितंबर को इस दुनिया से गुजर जाने के बाद इसका बवाल हुआ और आज देश के तमाम लोगों में गुस्सा है। तो इसी माहौल, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व आईजी, पूर्व आईएएस ऑफिस अफसर माननीय आरएल दारापुरी सर, आपका त्रिवेज मीडिया में सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आज के इस गंभीर विषय की और ध्यान देने के पहले मैं ये आपको एक पूछना चाहूंगा कि हाल ही में एक राष्ट्रीय रिपोर्ट मिली है जिसमें ये कहा गया है कि देश में महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार बढ़े हैं उनमें उत्तर प्रदेश 2019 के तहत सबसे टॉप पे रहा है। एक नंबर पे देश के 17% अत्याचार केवल उत्तर प्रदेश में ही हो रहे हैं। दूसरे नंबर पे राजस्थान आया है और तीसरे नंबर पर 2019 में महाराष्ट्र था। तो ये तीनों राज्य जो है ये भाजपा शासित 2019 में थी। तो क्या इसमें कहीं ना कहीं एक पक्षीय, एक सामाजिक दृष्टिकोण इसमें हो जाता है कि महिलाओं के संदर्भ में किसी विशेष तरह से एक वर्तन करे? इस संदर्भ में आप कुछ कहना चाहोगे सर? देखिए, ऐसा है कि आपने 2019 वाला जो बताया है वो बिल्कुल सही है। और इससे पहले 2017 में एनसीआरबी की जो रिपोर्ट आई थी ये आपराधिक आंकड़ों के बारे में, उसमें जो मैंने अध्ययन किया था उसमें मैंने ये पाया था कि जो भाजपा शासित राज्य हैं 2017 वाली रिपोर्ट को लेके, उनमें दलितों पर दूसरे राज्यों की अपेक्षा अधिक अत्याचार उत्पीड़न के मामले हो रहे हैं। ये सरकारी आंकड़े बताते हैं। और उत्तर प्रदेश दलितों पर अत्याचार में पहले से ही नंबर 1 रहा है, और बलात्कार के मामलों में नंबर 1 रहा है, हत्या के मामले में नंबर 1 रहा है। तो ये जो पूरा परिदृश्य है, एक तो भाजपा शासित राज्यों में तो है ही, कुछ अब जैसे मध्य प्रदेश में जो 2018 की एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है उसमें बलात्कार में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। पहले उत्तर प्रदेश नंबर 1 था ये जो है। तो ये जो राज्य हैं खासतौर से उत्तर भारत के, आपका बिहार हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, इनमें दलितों पर टोटल जो अत्याचार होता है वो ज्यादा होता है। वो इसीलिए होता है कि यहाँ की जो व्यवस्था है वो फ्यूडल है, वो सामंती व्यवस्था है, और यहाँ सामाजिक भेदभाव अभी भी बहुत है। गरीबी अमीरी के बीच में जाति भेद बहुत ज्यादा है, और जो यहाँ का प्रशासन है वो भी फ्यूडल है, वो भी सामंती है, और जहाँ के जो राजनेता हैं वो भी सामंती है, जिसके कारण इन राज्यों में दलितों पर उत्पीड़न के मामले दूसरे राज्यों की अपेक्षा अधिक रहते हैं। सर, ये तो एक अलग बात हो गई कि ये सारे ही राज्य, भारत के जितने भी राज्य है वो फ्यूडलिज्म तो उनमें शुरू में रहा ही है, लेकिन जैसे 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 संवैधानिक एक संस्कृति बनती गई तो कुछ राज्यों में उसका जो असर है वो धीरे धीरे कम होता गया, लेकिन अभी भी उत्तर भारतीय राज्यों में उसका असर बहुत हद तक है, ज्यादा है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो पुलिस प्रशासन होती है वो कहीं ना कहीं राज्य व्यवस्था के साथ अपना वर्तन बदल देती है। तो ये ऐसे कैसे संभव जा सकता है कि जो यंत्रणा, उसका खुद का अपना एक अधिकार होता है, जिसका अपना संवैधानिक स्थान होता है, मूल्य होता है, तो वहां के व्यक्तियों का जो वर्तन बदल जाता है, तो ये क्या सरकार की अपेक्षाकृत वो अपना वर्तन किसी हेतु के तहत वो करना चाहते हैं, या उनपे कोई सही में कोई उनपे ऐसा कोई दबाव डाला जाता है? इस संदर्भ में आपका क्या विश्लेषण रहेगा? देखिए, ऐसा है,
एक तो हमारी जो पुलिस है वो अंग्रेजों वाली पुलिस है। अंग्रेजों ने इस पुलिस को बनाया था और आजाद भारत में हमने उसको यथावत स्वीकार कर लिया। वही पुलिस एक्ट है, वही कानून है, सारे आईपीसी सीआरपीसी से जो भी है। और जो पुलिस का उद्देश्य था, पुलिस का उद्देश्य, सबसे पहला उद्देश्य तो था कि जो सत्ता है उसको बचाना है, जो शासक वर्ग है उसको बचाना है, उनके शासन को बनाए रखना है, उसके खिलाफ कोई भी अगर जाता है तो उसको दंडित करना है। और दूसरा अपराध वाली बात थी कि अपराध को रोकना है और अपराध हो जाए तो उसकी तफ्तीश करना है, उसके बाद उसको अदालत में ले जाना है। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि हमारी जो पुलिस है वो जनता की पुलिस नहीं है, जनता के लिए पुलिस नहीं है, वो सत्ताधारियों के लिए पुलिस है। ये पुलिस जो काम अंग्रेजों के लिए करती थी वही काम आज ये वर्तमान जो सत्ताधारी है, वो पार्टियां बदल जाती हैं, कभी कोई पार्टी आती है, कभी कोई पार्टी आती है, वो पुलिस का जो काम है, बुनियादी काम लगभग वही का वही रहता है। हाँ, इतना जरूर है कि अगर जो पार्टी सत्ता में है या जो व्यक्ति सत्ता के शीर्ष पर है, अगर वो खुद एक तानाशाह है, एक ऑटोक्रेट है, तो जो पुलिस है वो ज्यादा ऑटोक्रेटिक और ब्रूटल हो जाती है, वो ज्यादा क्रूर हो जाती है, अधिनायकवादी हो जाती है। जैसे ये सामान्य तौर पर जो भाजपा शासित राज्य हैं उनमें देखा गया है कि वहां पर पुलिस जो है दूसरे राज्यों की अपेक्षा अधिक अधिनायकवादी है और अधिक क्रूर है, और कानून का दुरुपयोग वहां पर ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि जो आरएसएस और भाजपा है, इनका जो सत्ता में आने का ध्येय है वो यहाँ पर लोकतंत्र को खत्म करके फांसीवाद को, अधिनायकवाद को स्थापित करना है। और उसके लिए जो हमारे संवैधानिक संस्थान है, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है या दूसरा लेजिस्लेचर है, उन सबको वो जो है उसी प्रकार से निरंकुश बनाती जा रही है। आप अभी राज्यसभा में देख लीजिए क्या हुआ, वहां पर किस प्रकार मतलब धक्केशाही से जो है वो सारे बिल पास करा लिए गए। और इसी प्रकार से बाकी भी जो है, तो ये मेरा कहने का ये मतलब है कि जब सत्ताधारी पार्टी खुद लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती, वो फांसीवादी है, तानाशाह है, अपने विरोधियों को कुचल देने में विश्वास रखती है, तो पुलिस भी वैसी ही हो जाती है। वैसे तो पुलिस ज्यादातर जन विरोधी रहती है, वो लोकतंत्र के अधिकारों का हनन करती है, क्योंकि उसको सरकार के प्रोटेक्शन रहती है, क्योंकि सरकार किन माध्यम से बनी रहती है, वो अपने राजनीतिक विरोधियों को दबा के रखने में, उनको कमजोर करने में, और जनता के जो लोग सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, सवाल खड़ा करते हैं, उनका दमन करने में। ये जो मनोवृत्ति है, प्रवृत्ति है, ये सभी सरकारों में रहती है। परंतु जो भाजपा है उसके अंदर ये जो प्रवृत्ति है वो बहुत ज्यादा हावी है, मतलब बहुत ऊंची डिग्री की है, जिसके कारण पुलिस को जो है अधिक जो है तानाशाह बनाया गया है, उसको ज्यादा खुली छूट दी गई है और उसी प्रकार के कानून भी बनाए गए हैं। तो जो पुलिस है, एक कहा जाता है हमारे पुलिस में जब हॉर्स राइडिंग सिखाई जाती है कि जो घोड़ा है वो सवार को देख के चलता है, कि सवार की क्या पकड़ है, उसके ऊपर जो राइडर है उसको देख के चलता है। तो जो पुलिस है वो सत्ताधारी पार्टी का डंडा होती है, और पुलिस डंडे का वैसे ही इस्तेमाल करती है जैसी कि सत्ताधारी पार्टी चाहती है। तो ये बात सही है कि भाजपा आने के बाद पुलिस अधिक निरंकुश हो गई है, क्रूर हो गई है। जैसा कि हमने कोरोना के दौर में जब प्रवासी मजदूर जा रहे थे, उस दौर में हमने देखा कितनी बेबस लोगों के ऊपर कितनी क्रूरता की गई, कितना बेरहमी के साथ उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। इसी प्रकार इसी दौर में किस प्रकार से बुद्धिजीवी लोग जो थे उनको झूठे केसों में फंसा के जेल में डाला गया, चाहे वो अनंत तेलतुंबड़े हैं, सुधा भारद्वाज हैं या नवलखा हैं या दूसरे साथी हैं, उनको प्रोफेसर दिल्ली जी प्रोफेसर हैं, उन सबको डाला है। तो ये जो तानाशाही का जो एजेंडा है सरकार का, पुलिस उस एजेंडे के तहत काम करती है और सत्ता बदलने के साथ
पुलिस की जो प्रतिबद्धता है या रवैया है वो अकॉर्डिंगली बदल जाता है। तो ये बात सही है कि पुलिस वर्तमान भाजपा के एजेंडे को लेके आगे चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं ये हाथरस की जो अत्याचार हुआ वो लगभग 14 सितंबर को हुआ और 29 सितंबर को देश में उसकी इतनी खबर नहीं बनी, जबकि वो 15 दिन में उसकी सोशल मीडिया पे थोड़ी बहुत खबर रही, लेकिन उसकी जो गंभीरता है वो किसी के भी मन में नहीं आई। तो क्या यह गंभीरता किसी के मन में ना आना, क्या समाज भी एक तरह से बधिर हो गया है, या वहां के यूपी के शासन प्रशासन ने इस तरह से माहौल बना दिया कि यह बहुत गंभीर नहीं है, इसकी वजह से यह हुआ? क्या संभावनाएं आपको लगती है? देखिए, एक तो इसका कारण यह है कि वो जो मृतका थी वो दलित जाति से संबंध रखती थी, और दलित जाति के मामले में पुलिस का जो रवैया होता है वो वैसा ही था। जैसे कि 14 तारीख की घटना है और 5 दिन फिर देर से एफआईआर लिखी जाती है, वो भी पूरी नहीं लिखी जाती है, उसको केवल एक आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया जाता है और उसकी डॉक्टरी नहीं कराई जाती। उसकी डॉक्टरी जो बलात्कार को लेके है उसकी डॉक्टरी 5 दिन बाद कराई जाती है। अब ये पुलिस दावा कर रही है कि वो जो डॉक्टरी कराई गई थी उसमें बलात्कार का साक्ष्य नहीं आया है। अब इनसे ये पूछे कि जो बलात्कार का साक्ष्य होता है पीड़िता के शरीर पर जो है वो 24 घंटे तक ही रहता है, उसके बाद वो स्वतः खत्म हो जाता है। अब आप 5 दिन बाद आपने जो है उसका वो डॉक्टरी मुआयना कराया बलात्कार के नजरिए से। और इसी प्रकार जो इन्होंने कहा है, सफदरजंग हॉस्पिटल वालों ने कहा है कि हम लोग जो है इसका हमने भी बलात्कार से मतलब वो उसका किया है, फोरेंसिक लैब को भेजा है, तो मुझे पूरा विश्वास है वहां भी बलात्कार का कोई साक्ष्य नहीं आएगा। इसमें केवल एक ही साक्ष्य मतलब है, वो जो पीड़िता है, जो मृतका है, उसका डाइंग डिक्लेरेशन है, जो उसने अपने डाइंग डिक्लेरेशन में कहा है कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है और ये लोग जिन्होंने किया है, तो वो साक्ष्य है। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि वो मृतका जिसके साथ इतना अत्याचार किया गया, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, उसकी जीभ भी कटी हुई है और उसका बाकी शरीर इतनी बुरी तरह से काटा पीटा गया, वो पुलिस के लिए उसका कोई महत्व नहीं था। ये तो अगर सोशल मीडिया पे नहीं होता या एनडीटीवी जैसे मीडिया ने नहीं उठाया होता तो शायद ये उस तरह की खबर भी नहीं बनती। तो हमारे समाज के अंदर एक तो जो सामाजिक भेदभाव है, जाति भेद है, वो इसके लिए जिम्मेदार है कि इस घटना को वैसा महत्व नहीं दिया गया। और दूसरा जो मीडिया है वो आजकल जैसे गोदी मीडिया है, वो सरकार के खिलाफ कोई खबर नहीं दिखाता है, वो दूसरी खबरें दिखाता है जो कि सरकार की मदद करती हैं, या लोगों का जन मुद्दों से ध्यान हटाने वाली जो खबर है वो सुशांत को दिखाएगा, रिया को दिखाएगा, दूसरी को दिखाएगा, और जो आम लोग जो भुगत रहे हैं या उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं ये गोदी मीडिया के एजेंडे पर नहीं है। तो यही एक कारण है, पुलिस ने उसको महत्व नहीं दिया, मीडिया ने महत्व नहीं दिया। दलित थी, कौन पूछता है, ऐसे तो दलितों के साथ रोज होता रहता है, इतने अत्याचार होते हैं, तो वो उसका महत्व जो है नहीं बना। और अब जब मर गई, अब जब जो है वो एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया और पुलिस ने जो दुर्व्यवहार किया वो बिल्कुल अमानवीय है और आपराधिक है। पुलिस को कोई अधिकार नहीं है कि किसी मृतक या मृतका के शरीर के साथ इस प्रकार से करे, और ये एक अपराध बनता है। मैं तो देख रहा हूं कि SC/ST एक्ट में भी है कि अगर जीवित अथवा मृतक के साथ इस प्रकार का अपमानजनक व्यवहार किया जाता है वो भी एक अपराध है, और जो संबंधित अधिकारी है उनके ऊपर भी आपराधिक मामला दर्ज करके कार्रवाई हो सकती है। तो ये मुख्य कारण है जिनके कारण ये मुद्दा उतना नहीं उभर सका या उतना नहीं उठाया गया जितना कि निर्भया वगैरह का उठाया गया था। और इसके साथ ही एक और मामला आपने जैसे जाना होगा, वो एक और हो गया है यहाँ बलरामपुर जिले में, यहाँ पर गैंग रेप हुआ है, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, उसके पैर तोड़ दिए गए और वो मर गई। तो वो मामला भी उतना ही गंभीर है जितना कि ये इस लड़की वाला जो मृतका है हाथरस वाली, जितना ये गंभीर है। सर, ये जो श्रृंखला बन गई हाथरस में जो बना, आज बलरामपुर में जो बना,
तो ये जो श्रृंखला बन गई, आप काफी अनुभव आपका रहा है पुलिस प्रशासन में, जिस तरह से ये दलित लड़की पर ये मनीषा पर जिस तरह से अत्याचार हुआ, तो क्या ये ब्लड क्लोडेड निर्ममता पूर्वक ये सभी अत्याचार हुआ है? और इसमें जो दिखाई देता है कि हमेशा एक ऊंची जाति के गुनहगार इसमें दिखाई देते हैं, तो ये कल कोल्ड ब्लडेड जो है ये अत्याचार की पद्धति जो है, तो इसके पीछे एक मानस शास्त्रीय विश्लेषण क्या हो सकता है? कौन से बलबूते पे ऐसी बात बनती है और ये कोल्ड ब्लडेड अत्याचार करने में तुल जाते हैं? देखिए, ऐसा है, जो हाथरस वाला मामला है उसमें जो पीड़िता है, जो मृतक है, वो दलित लड़की है, और उसके ऊपर जो गैंगरेप करने वाले लोग हैं वो स्वर्ण जाति, ठाकुर जाति के लोग हैं। और ये एक संजोग है कि हमारे यहाँ जो मुख्यमंत्री महोदय हैं, जिनका काफी बड़ा अपना आपराधिक इतिहास है, वो यहाँ पर मुख्यमंत्री है और वो भी ठाकुर है। तो उसका एक बड़ा कारण ये है कि हमारे उत्तर भारत में ये होता है, बिहार में, और इसमें जिस जाति का मुख्यमंत्री बन जाता है उस जाति के सारे लोग जो है वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अगर यादव बन गया तो यादव मुख्यमंत्री हो जाते हैं, अगर छत्री बन गया तो छत्री हो जाते हैं, और अगर ब्राह्मण बन गया तो ब्राह्मण मुख्यमंत्री हो जाते हैं। मतलब जाति से उनको एक संरक्षण मिल जाता है, उनका एक मनोबल बढ़ जाता है। तो इस मामले में जो अपराधी हैं वो मुख्यमंत्री के स्वजातीय हैं, इसीलिए भी पुलिस जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करने से डरती रही। और दूसरा है कि ये है कि जब ये 14 तारीख को घटना हुई, एफआईआर लिखाई गई, तो हाथरस में वहां पर आरएसएस और भाजपा के जो छत्री लोग हैं वो बराबर एक हल्ला कर रहे थे कि ये लोग निर्दोष हैं, ये लोग निर्दोष हैं। वो पुलिस के ऊपर दबाव बना रहे थे, और पुलिस ने उस दबाव के अंडर जो है वो कार्रवाई नहीं की जो कि उन्हें करनी चाहिए। तो राजनीतिक दबाव, और फिर स्थानीय दबाव, और तीसरी सबसे बड़ी बात पुलिस की अपनी मानसिकता। जो पुलिस है वो, मैं तो 32 साल रहा हूं, मेरा अपना तजर्बा है, पुलिस जातिवादी है और सांप्रदायिक है, और एक वर्ग का, विशेष वर्ग का उसके अंदर मेजॉरिटी है, बहुल्य है। तो वो जो मेजॉरिटी माइंडसेट है, जो मानसिकता है, वो बहुसंख्यक मानसिकता है, वो वहां काम करती है, और पुलिस का जो आचरण है वो उससे बुरी तरह से प्रभावित होता है। कानून और बाकी जो चीजें हैं, वो जो व्यक्ति आया है उसकी जाति और हैसियत देखकर जो है वो सारा किया जाता है। इस मामले में भी जो कुछ हुआ, पुलिस ने इतनी मतलब ज्यादती की। अब वो ठीक है, मृतका आपने तफ्तीश के अंदर तो गड़बड़ियां की कि आपने केस दर्ज नहीं किया, खाली छेड़छाड़ का केस दर्ज किया। फिर उसको, बेचारी मृतका को, जो एक उचित डॉक्टरी इलाज की सुविधा मिलनी चाहिए थी, वो नहीं दी गई। ये सफदरजंग हॉस्पिटल की जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया कि शुरू में मृतका को उचित इलाज नहीं दिया गया, जिसके कारण उसकी हालत जो है लगातार बिगड़ती गई और आखिरकार उसकी मौत हो गई। तो इस मामले में जानबूझकर लापरवाही की गई है, और पुलिस और प्रशासन दोनों, डीएमएसपी, उन्होंने भेदभाव किया है, और जो त्वरित कार्रवाई बनती थी वो उसमें नहीं की गई, जिसका दुष्परिणाम जो है मृतका की मृत्यु में हुआ है। सर, मैं एक और गंभीर प्रश्न पूछना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं एक हकीकत जानना चाहता हूं जो कि आज सोशल मीडिया में बहुत पैमाने पे वायरल हुई है, कि उसी हाथरस के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो भी वाल्मीकि समाज से और रिजर्वेशन की सीट से आते हैं, ऐसा दिखाया गया है। और वो किसी भी सवर्ण जाति के घर पे जब जाते हैं तो नीचे बैठकर वहां चाय पीते हैं। तो ये क्या ये सही है? इसमें कुछ वास्तवता है? यदि वास्तवता है तो इसके पीछे फिर क्या तंत्र हो सकता है? देखिए, ऐसा है, वो जो सांसद है वो बीजेपी के सांसद है, और जो आपने बताया कि वो जाते हैं तो उनको अलग बर्तन में चाय दी जाती है, वो बात बिल्कुल सही है। उस पर उनको कोई आपत्ति नहीं है, वो उसको स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो उनकी मेहरबानी से सांसद बने हैं। रक्षित सीट पर जो है वो उन लोगों ने जताया है, वो अपने बूते जो है अपनी ताकत से नहीं जीते हैं, इसलिए वो उनके पूरी तरह से गुलाम है। और एक आम दलित के साथ ऊंची जाति के लोग जो व्यवहार करते हैं
वैसा ही व्यवहार वो सांसद के साथ होता है, जिस पर उनको कोई आपत्ति नहीं है। और ये बात बिल्कुल सही है। जब उसको वो उस व्यवहार पे कोई एतराज नहीं है, तो वो अपने दलित भाइयों की क्या रक्षा करेगा और कितना उनके साथ खड़ा होगा। आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि उसमें क्या ताकत होगी, क्या मनोबल होगा और कितना वो सक्षम होगा अपने लोगों को बचाने और अपने लोगों की मदद करने में। सर, एक हाथरस पीड़िता के संदर्भ में एक बात पूछना चाहता हूं कि हाथरस पीड़िता और निर्भया, जब निर्भया के संदर्भ में जब देश में एक निर्णय हो रहा था कि निर्भया को विदेश में अस्पताल की सुविधा लेने के लिए भेजा जाए, ऐसी वो तब बात चल रही थी, लेकिन कम से कम एम्स में सुविधा मिली। ये जो पीड़िता है हाथरस की, इसको एम्स की भी सुविधा नहीं मिली। क्या इसमें पुलिस प्रशासन के साथ साथ उत्तर प्रदेश का शासन दोषी नहीं माना जाएगा? अरे देखिए, ऐसा है कि जैसा मैंने बताया कि पहले उसको लोकल शायद रखा गया, फिर उसके बाद अलीगढ़ में जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो एम्स ही उसको कहते हैं, वहां पर उसको रखा गया। फिर उन्होंने इसको वहां रेफर कर दिया दिल्ली एम्स में। शायद वहां एम्स में उसको एडमिशन नहीं मिल सका और वो सफदरजंग में फिर उनको एडमिशन मिला। तो जैसा सफदरजंग हॉस्पिटल की रिपोर्ट में है कि शुरू में उसको जो एक मेडिकल एड मिलनी चाहिए थी, जो उपचार मिलना चाहिए था, वो उसको नहीं दिया गया। और उसके लिए वहां का पुलिस प्रशासन और जो दूसरा प्रशासन है वो पूरी तरह से जिम्मेदार है, क्योंकि जब पुलिस केस हो गया था तो उसकी डॉक्टरी जांच कराना, उसको आगे इलाज दिलवाना, वो सारी प्रशासन की जिम्मेदारी थी, जो कि उन्होंने नहीं निभाई। और बड़े विलंब से फिर वो दिल्ली गई और वहां जाकर जो है लंबे मतलब अंतराल के कारण वहां पर उसकी मौत हो गई। इसके लिए सीधा सीधा प्रशासन जिम्मेदार है और सरकार भी जिम्मेदार है, क्योंकि जो प्रशासन है वो तो सरकार के हुक्म का गुलाम है। जैसा ऊपर से आदेश होगा कि आपको इनके प्रति कैसा रवैया अपनाना है, कैसा व्यवहार करना है, और नीचे वाला प्रशासन वैसा ही व्यवहार मतलब करता है। और उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री महोदय हैं वो कितने दलितों के हितैषी हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। सर, एक उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है कि जहां पर सभी प्रवर्गों की सत्ता आ चुकी है, यानी ब्राह्मण प्रवर्ग की भी आ चुकी है। अब तो क्षत्रिय वहां के मुख्यमंत्री इससे पहले भी रह चुके, ओबीसी समुदाय की भी वहां पर सत्ता रह चुकी राजनीतिक, और दलितों की भी राजनीतिक सत्ता रह चुकी। ऐसे प्रदेश में इस तरह के जातीय अत्याचार इस निर्मम तरीके से कैसे हो सकते हैं कि जबकि सभी जाति वर्ग में एक तरह का अवेयरनेस है, राजनीतिक अवेयरनेस है, फिर भी इस तरह का अत्याचार वहां कैसे पनप सकता है? देखिए, ऐसा है, ये उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं कि दलितों की सबसे बड़ी आबादी है, 21% है और सबसे बड़ी आबादी है। यहाँ पर सभी पार्टियों की मतलब जो है सत्ता रही है, पर यहाँ पर जो दलित हैं वो सामाजिक और आर्थिक तौर पर कमजोर हैं। और ये भी एक विचारणीय बिंदु है कि जब यहाँ पर 4 बार तथाकथित दलित मुख्यमंत्री रही, उसके दौरान दलितों का सशक्तिकरण क्यों नहीं हुआ? मैं सशक्तिकरण में एक सबसे बड़ा जो साधन होता है वो भूमि आवंटन होता है, कि दलितों को थोड़ी थोड़ी भूमि दे दी जाए। तो ये, और वो जो दलित पार्टी सत्ता में आई, उनका नारा भी था कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। जब वो सत्ता में नहीं थे, पर जब सत्ता में आए तब आने के बाद उन्होंने वो भूमि आवंटन नहीं किया। वो ग्राम समाज की जमीन थी और दूसरी जमीनें थी, उसका आवंटन नहीं किया। इससे आगे वो जमीन आज भी दबंगों के कब्जे में, दूसरे लोगों के अवैध कब्जे में, उसको नहीं छुड़ाया गया। उसमें फिर जब वो सर्वजन हो गया, बहुजन से सर्वजन हो गया, तो फिर सर्वजन को नाराज नहीं करना था। अगर उनसे जमीन छीन लेंगे, बांट देंगे, तो वो नाराज हो जाएगा, वोट चला जाएगा। उस चक्कर में नहीं हुआ। इससे आगे बढ़ के सबसे बड़ा अत्याचार मैं कहूंगा मायावती की सरकार के दौरान ये हुआ कि 2008 में जब फॉरेस्ट राइट एक्ट, वनाधिकार कानून लागू हुआ पूरे देश में, उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में लागू हुआ, तो उसमें सीधा था कानून, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। वो ये कहता था कि अगर रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर आदिवासी रहते हैं, उनके कब्जे में कुछ जमीन है, या वनवासी परंपरागत निवासी जिनको हम वनवासी कह देते हैं, वो अगर रहते 75 साल से हैं,
उनके कब्जे में जो जमीन है, तो उस जमीन का एक एक क्लेम बनेगा, दावा बनेगा, एक फाइल बनेगी हर एक परिवार की, और उसका सत्यापन पहले ग्राम स्तर पर ग्राम वनाधिकार समिति एक बनाई गई थी जिसमें गांव के लोग थे, वो उसका सत्यापन करेंगे कि ये जमीन इसके कब्जे में है, मकान में और खेती में। उसके बाद वो फाइल अगर वहां से संस्तुति हो जाएगी तो वो तहसील लेवल पे जाएगी, और तहसील में वन विभाग और रेवेन्यू विभाग उसकी जांच करेगा। अगर वो सही है तो वो संस्तुति कर देगा, जिला अधिकारी के पास जाएगी, और जिला अधिकारी संतुष्ट होने के बाद वो जमीन का पट्टा उन लोगों के नाम कर देगा, मतलब वो उसका मालकाना हक उनको मिल जाएगा। पर उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में जो ऐसे दावे बने, उन दावों में से 81%, 81% दावे रद्द कर दिए गए 2008 में, जबकि उस समय 2007 से 2012 तक मायावती की बहुत मजबूत सरकार थी, इतनी बहुसंख्यक मतलब ताकत के साथ सरकार थी। परंतु हुआ क्या, 81% वनाधिकार कानून के अंतर्गत जो दावे थे वो रद्द कर दिए गए। हम लोगों ने उस बात को उठाया, मुख्यमंत्री को लिखा, परंतु उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। मजबूर होकर फिर हम लोगों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की कि ये गलत ढंग से लोगों के दावे रद्द किए गए, अपील का अधिकार नहीं दिया गया, कोई भौतिक सत्यापन नहीं किया गया, मनमाने ढंग से दफ्तर में बैठ के रद्द हो गए, लोगों तो ये तो मर जाएंगे। हाई कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया कि सभी दावों को दोबारा सुना जाए, पर तब तक मायावती की सरकार चली गई, समाजवादी सरकार आ गई। समाजवादी सरकार 5 साल तक रही, हम लोग कोशिश करते रहे कि आदिवासी और वनवासी, जिसमें दलित भी है दूसरे भी है, उनको जमीन मिलनी चाहिए, परंतु उन्होंने 1 इंच जमीन किसी को नहीं दी। ये सरकार जब आई, ये भाजपा की सरकार आई, इन्होंने तो अपने जो इनका संकल्प पत्र, ये जो कहते हैं मैनिफेस्टो में लिखा था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम सब अवैध कब्जे जो है जमीन के खाली करवा दें। इन्होंने आते ही आदेश कर दिया कि ग्राम समाज की जमीन और जंगल की जमीन जिन पे लोगों के दावे रद्द हो चुके हैं उन सबको बेदखल कर दो। ये अभियान चलना शुरू हो गया, जेसीबी आ गई, वो दूसरी मशीनें आ गई, और लोगों के घर गिराना, खेत उजाड़ना, ये सारा शुरू हो गया, हाहाकार। अब उत्तर प्रदेश में 4 लाख के करीब आदिवासी हैं, 4 लाख के करीब, ये जो वो उनको सबको उजाड़ना शुरू हो गया, क्योंकि 81% का मतलब है कि केवल 19% आदिवासियों और वनवासियों को जमीन मिली और बाकी किसी को जमीन नहीं दी गई, उनके दावे रद्द कर दिए गए। इसके खिलाफ फिर हम लोग हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से हम लोग स्टे लाए। हाई कोर्ट ने कहा कि सारे दावे चाहे रद्द हो गए नहीं हो गए, उनको दोबारा सुना जाए, सबको अपील का मौका दिया जाए। वो कार्रवाई 3 महीने का समय सरकार को दिया कि आप इसमें करिए। इसी बीच में क्या होता है कि फरवरी में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आ जाता है। आदेश ये कहता है कि वहां पर एक जनहित याचिका दाखिल थी कि जंगल की जमीन पे बहुत सा अवैध कब्जा है, वो जिनके दावे वनाधिकार कानून के रद्द हो गए उनसे भी खाली नहीं कराया गया, तो सुप्रीम कोर्ट राज्यों को आदेश दे कि आप सारी जमीन को खाली करा के वन विभाग को दीजिए। मोदी सरकार ने आदिवासियों की तरफ से कोई पैरवी नहीं की, कोई वकील नहीं गया, एक तरफा आदेश हो गया कि जितने लोगों के दावे रद्द हो चुके हैं सबको बेदखल कर दो। और बेदखल करने वालों की संख्या 20 लाख परिवार है पूरे देश के अंदर। अब 20 लाख परिवार को आप बेदखल कर देंगे जंगल की जमीन से, तो वो कहां जाएंगे। फिर हम लोग अपने वनवासी आदिवासी महासभा, हमारी संस्था है, हमारी पार्टी की, हम लोग फिर सुप्रीम कोर्ट में गए, दूसरे लोगों से मिलकर हमने उसको स्टे करवाया। सुप्रीम कोर्ट को कहा कि हमारे दावे पहले गलत ढंग से रद्द किए गए हैं, आप बेदखली का आदेश वापस लीजिए और राज्यों को आदेश दीजिए। तो वो राज्यों को आदेश दिया गया है, बेदखली रोकी गई है, तो अब वो कार्रवाई हो रही है। तो मेरा ये कहना है कि अगर मायावती जब मुख्यमंत्री थी 2008 में, अगर इनको विचारों को भूमि आवंटन हो जाता है, इनको जमीन दे दी जाती, तो आज उनकी ये दुर्दशा नहीं होती। तो उत्तर प्रदेश में और इन राज्यों में ये अत्याचार होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ बहुत बड़ी संख्या भूमिहीनों की है, वो गरीब है, और जिसके कारण उनको दबाना आसान है, उनके ऊपर अत्याचार करना आसान है। इसके लिए सारी सरकारी जिम्मेदार है, और 4 बार दलित सरकार भी बनी जो थी वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। और यहाँ ही नहीं, यहाँ तक हुआ कि जब मायावती मुख्यमंत्री थी उस दौर में, आप स्कूलों में जानते हैं कि मध्याह्न भोजन चलता है, मध्याह्न भोजन में छुआछूत होती थी, वो अलग बच्चों को बैठाया जाता था। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था कि जो रसोइये हैं उनमें दलित रसोइयों को प्रमुखता से लिया जाए, मतलब उनको लिया जाए, चाहे औरत हो मर्द हो,
उसके पीछे उनका उद्देश्य ये था कि अगर दलित रसोइया खाना बनाएगा, बच्चे उसके हाथ का बना खाना खाएंगे तो उनके दिमाग में से छुआछूत वाली बात निकल जाएगी। जब मायावती मुख्यमंत्री थी को कुछ दलित रसोइये चुने गए, कुछ स्कूलों में बच्चों ने, स्वर्ण बच्चों ने भोजन का मतलब जो है बहिष्कार कर दिया। अब सरकार को करना तो ये चाहिए था कि वहां के जो टीचर हैं, वो खासतौर से उनके पेरेंट्स और टीचर वो बच्चों को भड़का रहे थे कि आप खाना मत खाइए, ये दलित रसोइये का बनाया हुआ। तो सरकार को तो चाहिए था उनके खिलाफ कार्रवाई करती, हम ये नहीं कहते उनको जेल भेजती, उनको समझाती और वो छुआछूत की वाली जो बात आ रही थी वो खत्म करती। परंतु मायावती ने क्या किया, उन्होंने वो जो दलित रसोइयों को नियुक्त करने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसको ही रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि आपका मन हो तो आप उसको भर्ती करिए, ना मन हो तो नहीं भर्ती करिए। तो जिसके कारण आज भी उत्तर प्रदेश के स्कूलों में छुआछूत बनी हुई है और समाज के अंदर तो घोर छुआछूत व्यापक है। तो इसके लिए जो उत्तर प्रदेश उत्तर भारत में हो रहा, उसके लिए सारी सरकारें जिम्मेदार है। उन्होंने केवल दलितों के वोट का शोषण किया है, उनका सशक्तिकरण नहीं किया, जो कि कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हो सकता था। सर, बहुत राजनीतिक सत्ताओं की जो भी परंपराएं चली है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद संबंध में आपने जो गंभीरता से और जो गंभीर बातें बताई है, बहुत शोचनीय है। इस बातों को सोचते हुए मैं एक आगे के सवाल की ओर जाता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो पीड़िता है, हाथरस की पीड़िता जो है, तो उस हाथरस की पीड़िता के 5 दिन के बाद उसकी मेडिकल जांच करवाई गई, तो जिसमें एक तकनीक बात जो आ गई है कि कहीं ना कहीं वो गुंजाइश नहीं रहती है। लेकिन उत्तर प्रदेश का प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन जो है, 3 से 2 के तहत यानी खून के तहत उस बात को चलाने के लिए वो सोच रहे हैं। लेकिन क्या यदि गैंगरेप होकर भी उसको नकारा जाता है मेडिकल तौर पे, तो कहीं ना कहीं देश में इस तरह की बातों को छुपाने का जो अवसर, जो परिस्थिति जन्य भी होना चाहिए, तो मेडिकल शास्त्र इसमें और क्या नई भूमिका ला सकता है, क्या नई तकनीक का उपयोग किया जा सकता है कि इस बात को सिद्ध किया जाए? एक पुलिस प्रशासनिक होने के नाते आप इस संदर्भ में क्या अनुभव रख सकते हैं? देखिए, ऐसा है, ये सामान्यतः देखा गया है कि अगर कोई बलात्कार की पीड़िता निम्न जाति की औरत होती है तो पुलिस उसको, उस केस को आसानी से दर्ज नहीं करती है, उसको टालती रहती है, जांच करने चली जाएगी, बीच में कुछ लोगों को डाल देगी, अरे क्यों मुकदमा लिखा रहे हो, समझौता कर लो, बदनामी होगी, पैसा ले लो। तो उसका नतीजा क्या होता है कि अगर बलात्कार की घटना के 24 घंटे गुजर गए तो वो जो एक साक्ष्य मिल सकता है वो साक्ष्य खत्म हो जाता है। तो ये जो हाथरस वाली जो मृतका है, उसके मामले में भी यही हुआ कि 5 दिन के बाद वो उसका बलात्कार का मेडिकल टेस्ट हुआ है, उसमें वो नहीं आएगा। अब जो सफदरजंग वालों ने किया है उसमें भी नहीं आएगा। तो केवल एक साक्ष्य बचता है, वो है मृतका की डाइंग डिक्लेरेशन, जो कि उसने जब वो हॉस्पिटल में थी उसने जो सीओ के सामने बयान दिया है, जो कि कलमबंद बयान है, उसमें उसने 4 लोगों द्वारा बलात्कार किए जाने की बात कही है। तो केवल वही साक्ष्य होगा, बाकी जो भौतिक साक्ष्य मिल सकते थे अगर तत्परता से उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होता तो वो नहीं मिलेगा। अब केवल उसका मृतका का जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो बचा है और उस आधार पर ही इनके खिलाफ जो है केस चलाना पड़ेगा। सर, एक बहुत लंबी बात हो गई है और मैं कुछ 1-2 प्रश्न सवाल उस निर्णय के संदर्भ में पूछना चाहता हूं कि जो हाल ही में हुआ है उत्तर प्रदेश में सीबीआई लखनऊ सीबीआई कोर्ट ने अभी सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया है कि सारे दोषियों को निर्दोष बरी किया गया है, जो कि अयोध्या के मामले में, बाबरी मस्जिद उध्वंस के मामले में थे। तो इस निर्णय के संदर्भ में आपकी क्या प्राथमिक प्रतिक्रिया क्या होगी? देखिए, ऐसा है, एक तो हम सब लोग जानते हैं कि बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद जो लिब्रहान वो आयोग बना था, उसने काफी लंबा समय लेकर जो है साक्ष्य एकत्र किए थे, एविडेंस एकत्र की थी और उसके आधार पर अपनी रिपोर्ट बनाई थी और निष्कर्ष निकाला था कि ये जो बाबरी मस्जिद गिराई गई है ये एक सुनियोजित षड्यंत्र के अंतर्गत गिराई गई है, और जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह भी शामिल थे और केंद्र के कांग्रेस के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे वो भी शामिल थे और ये उनका साक्ष्य था।
अब सीबीआई ने इतने साल लगा के तफ्तीश की और कोर्ट ने ये कहा कि वो साक्ष्य पर्याप्त नहीं था। इसका मतलब ये है कि सीबीआई ने या तो जानबूझकर उन साक्ष्य को नहीं लिया है या कोर्ट में उन साक्ष्यों को सही ढंग से उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया है इनका दोष सिद्ध करने के लिए। तो ये सीबीआई की बहुत बड़ी नाकामी भी है, विफलता भी है, और दूसरा इसमें सीबीआई की साजिश भी हो सकती है इस केस को फेल कराने में। तो ये एक चिंता की बात है। हम सब लोग जानते हैं कि ये एक साजिश के अंतर्गत हुआ, अचानक नहीं हुआ, परंतु कोर्ट को ये कहना पड़ा या कहने का मौका मिला कि ये अचानक हुआ है, कोई इसके पीछे साजिश नहीं थी। तो ये सीबीआई की विफलता है, बहुत बड़ी नाकामी है, उसके ऊपर एक काला धब्बा है। और दूसरा, इसमें सीबीआई की मतलब साजिश भी दिखाई देती है कि उन्होंने दोषियों को बचाने के लिए जानबूझकर जो है वहां पर साक्ष्य जो है वो प्रस्तुत नहीं किए। इसी बात को लेके कल हम लोगों ने अपनी पार्टी ऑल इंडिया पीपल फ्रंट की तरफ से एक बयान जारी किया था, जिसमें हम लोगों ने कहा था कि अदालत का ये निष्कर्ष जो है वो उचित नहीं है कि भाई ये साजिश के अंतर्गत नहीं, अचानक हुआ था, जबकि साजिश के बारे में सब लोग जानते हैं। तो सीबीआई ने इसमें जरूर कुछ ना कुछ तिकड़म की है। तो इसीलिए हमने ये सवाल उठाया है कि अब सीबीआई को इस मामले में हाई कोर्ट में अपील करनी चाहिए, और जो साक्ष्य वो यहाँ पेश नहीं कर पाए हैं या जो गलतियां उन्होंने जानबूझकर जान जाने में इस लोअर कोर्ट में की है, स्पेशल कोर्ट में की है, वो वहां ना करें और उनको हाई कोर्ट में इसके खिलाफ अपील में जाना चाहिए। वहां पर सारे साक्ष्य प्रस्तुत करने चाहिए ताकि जो दोषी लोग हैं उनको मतलब जो है सजा मिले, और छूट जाने से जो अराजक तत्व हैं या जो राजनीतिक या धार्मिक कट्टरपंथी तत्व हैं उनका तो मनोबल और बढ़ गया। वो तो अब अयोध्या के बाद काशी और मथुरा की बात करने लग गए हैं। तो ये जो निर्णय है ये लोकतंत्र के हित में नहीं है। ये जो फैसला आया है ये लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा धक्का है, एक सेटबैक है कि यहाँ हमारी जो न्याय व्यवस्था है वो सब कुछ होते हुए भी वो केवल फैसला देती है, वो न्याय नहीं करती, और उसके लिए सीबीआई भी जिम्मेदार है। और अब हमें मांग उठानी चाहिए कि सीबीआई तुरंत इसमें अपील करे और वहां पर वो सबूत पेश करे जो कि उन्होंने निचली अदालत में नहीं पेश किए। सर, ये न्यायपालिका के संदर्भ में ये जो बात आई है, वैसे ही हम शासन प्रशासन की बात भी देखी, लेकिन जब अन्याय के खिलाफ रास्तों पे लड़ाई होती है, रास्तों पे लोग उतर आते हैं, तो वहां भी दमन किया जा रहा है। तो आज हमने उत्तर प्रदेश में ही देखा है कि जैसे ही राहुल गांधी पीड़िता के घर या पीड़िता के गांव को विजिट करने निकले हैं, तो वहां की पुलिस प्रशासन ने उनके साथ धक्का मुक्की की है। तो इस घटना के संदर्भ में भी आप क्या कहोगे सर? वो तो देखिए ऐसा है, वो तो लगभग हर एक सरकार ऐसा ही करती है अपने विरोधियों के खिलाफ, और ये जो भाजपा सरकारें हैं ये इन मामलों में बहुत क्रूर हैं, मतलब बहुत जालिमाना ढंग से ये अपने विरोधियों को दबाती है, ताकि पहले तो हाथरस वाली मामला ही लगभग दबाया गया, उसको प्रॉपरली रिपोर्ट नहीं किया गया, मीडिया ने रिपोर्ट नहीं किया और पुलिस प्रशासन ने भी उसकी ओर को खास ध्यान नहीं दिया। अब जब वो बड़ा मामला बन गया, राष्ट्रीय मुद्दा बन गया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया, तो तब जाकर जो है प्रशासन सक्रिय हुआ। वो भी डैमेज कंट्रोल में है, वो जो क्षति हुई है, जो उनकी छवि को क्षति पहुंची है, उसको लीपापोती में लगा है। मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं उनके बाप से और उनको 25 लाख का जो मुआवजा देने की बात कर रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि जो SC/ST एक्ट का है उसके पहले ही उसके अंतर्गत मृतका के परिवार को 8.5 लाख का मुआवजा मिलने का प्रावधान है, उसमें नौकरी मिलने का प्रावधान है और मकान मिलने का प्रावधान है। इसीलिए सरकार कुछ अलग से नहीं कर रही है, केवल उन्होंने थोड़े से पैसे बढ़ा दिए हैं, और बाकी जो देने की बात है वो तो पहले से कानून के अंदर है, वो तो उनको मिलने ही चाहिए। तो अब ये मुआवजे का लालच दे के उनको संतुष्ट करने की कोशिश की जा रही है, या उनकी जो उनको नुकसान पहुंचा है जो कि जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। भरपाई तो तब होगी जब सही ढंग से तफ्तीश हो।
अब जो एसआईटी है वो तफ्तीश कैसी करेगी इसके बारे में कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि पुलिस खुद अपनी तरफ से कह रही है कि बलात्कार का सबूत नहीं आया, उसका सबूत नहीं आया। अब पुलिस ने उसमें क्या क्या लापरवाही, क्या क्या ढिलाई बरती है, तो उस बात को भी नजरअंदाज कर सकती है, जबकि उनको भी, पुलिस वालों को भी सजा मिलनी चाहिए। तो हमारी तो मांग ये है कि ये जो एसआईटी है यूपी पुलिस वाली, ये विश्वसनीय नहीं है, ये सही तफ्तीश करेगी इसका भरोसा नहीं है। इसके लिए हम मांग करते हैं कि इसके लिए हाई कोर्ट द्वारा एक एसआईटी बनाई जानी चाहिए, और हाथरस गैंग रेप के मामले की जो तफ्तीश है वो हाई कोर्ट की एक जज की निगरानी में होनी चाहिए, और तभी तफ्तीश मतलब सही होगी, और जो वास्तव में दोषी हैं, गैंग रेप करने वाले और प्रशासन के लोग, और जो मृतका के परिवार के साथ ज्यादती करने वाले एसपी हैं, डीएम हैं, और तभी उनको सजा मिल पाएगी, और तभी कानून का राज जो है वो मतलब स्थापित होगा। वरना तो जो गैंग रेपिस्ट थे उन्होंने किया, और फिर प्रशासन ने पूरी गुंडागर्दी की, दादागिरी की, उनके ऊपर अत्याचार किया, वो ऐसे का ऐसे होता रहेगा। इसीलिए इस मामले की तफ्तीश जो है हाई कोर्ट द्वारा स्थापित एसआईटी द्वारा अपनी निगरानी में कराई जानी चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल मैं करना चाहता हूं कि आपने उत्तर प्रदेश के राजनीतिक सारे सफर को आपने चंद शब्दों में बताया पिछले सवाल में, लेकिन वहां का भूमिहीन जो दलित है वो बार बार वहां के अत्याचार से पीड़ित हो रहा है। तो इन दलितों के संदर्भ में आपकी एक लोकतंत्र के तहत एक हिदायत क्या रहेगी? देखिए, ऐसा है, क्योंकि मैं भी राजनीति में हूं, और हमारी पार्टी ऑल इंडिया पीपल फ्रंट है। मैं 2 बार पार्लियामेंट का चुनाव भी रॉबर्ट्सगंज से लड़ चुका हूं, अब आगे भी हम राजनीति कर रहे हैं। हम लोग हमारे क्षेत्र में जहां कहीं भी कोई बात होती है, हम लोग तुरंत उसमें दखल देते हैं। पहली बात तो ये है कि हम जो पीड़ित हैं उनको हम लोग शिक्षित करते हैं कि आपके साथ अगर हो तो आपको क्या करना चाहिए। आपको एफआईआर लिखानी चाहिए, आपको अधिकारियों से मिलना चाहिए, अगर नहीं होता तो आप हमें बताइए, हम आपकी मदद करें। तो जो दलित राजनीतिक पार्टियां हैं या राजनेता हैं, उनका ये कर्तव्य बनता है कि जो लोग उनको वोट देते हैं वो उनके सुख दुख में, उनकी समस्याओं में भागीदारी करें। परंतु उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर तो जो एक बड़ी दलित पार्टी है, वो कभी किसी अत्याचार को लेके कुछ बोलती ही नहीं है, कभी को प्रदर्शन नहीं करती, को मांग नहीं उठाती। हाँ, इधर केवल एक ट्विटर पे जो है ट्वीट हो जाता है, और ट्वीट जो है इस समस्या का हल नहीं है। आपको सरकार के ऊपर दबाव बनाना पड़ेगा, आपको सड़क पे निकलना पड़ेगा, आपको जनता को प्रतिरोध के लिए, दबाव बनाने के लिए तैयार करना होगा। परंतु उत्तर प्रदेश में दुर्भाग्य से यहाँ का जो राजनीतिक माहौल है उसमें इस प्रकार की परंपरा नहीं है, और खास तौर से जो दलित राजनीति है वो तो केवल वोट और नोट की राजनीति है। उनको दलितों के दुख दर्द से, उनके मुद्दों से कुछ लेना देना नहीं है। इसीलिए यहाँ पर अत्याचार बराबर होते रहते हैं, परंतु उनके खिलाफ कोई मजबूत राजनीतिक आवाज नहीं उठती है। हाँ, हम अपने क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में मर्डर हुआ, ये हुआ, वो हुआ, जो भी हुए, उसमें हम लोगों ने पूरी ताकत लगाई है, और जो उसमें दोषी थे उनको जेल पहुंचाया है। तो इस प्रकार की अपेक्षा सभी राजनीतिक पार्टियों से है, जो कि अक्सर नहीं करते हैं। एक आपके सवाल से मैं थोड़ा सा पूछना कि आप एक राजनीतिक दल के भी प्रमुख हो और पुलिस के प्रशासन में भी आपका अनुभव रहा है। जी। एक मैं आखिरी एक संदर्भ में एक सवाल पूछ लेना चाहता हूं कि ये सारे अनुभव को लेकर एक क्या बात हो सकती है कि पुलिस प्रशासन ने आधी रात परिवार के बिना पीड़िता का शव जला दिया? इसके पीछे क्या राज हो सकता है सर? देखिए, इसके पीछे बड़ी बात यह है कि पुलिस को ऐसा लगा कि अगर हम इनको लाश दे देंगे और ये कल सवेरे करेंगे तो वहां पर कुछ बवाल हो सकता है, मतलब कुछ लोग इकट्ठा हो सकते हैं, कुछ बवाल कर सकते हैं, तो इसीलिए इसको अभी खत्म कर दिया जाए। अब मेरा सवाल ये है कि भाई, वो अपनी बेटी की लाश लेना उनका अधिकार था, वो उनकी प्रॉपर्टी थी, उनकी संपत्ति थी, आपकी संपत्ति नहीं थी। तो आप वो, अगर फर्ज करो कोई बवाल होता भी, तो फिर प्रशासन किस मर्ज की दवा है? काहे के लिए पुलिस चाहिए, काहे के लिए प्रशासन चाहिए? अगर कोई ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम खड़ी हो रही है तो आपको उसको संभालना चाहिए था, आप उसको
उसका सामना करना चाहिए था, आपने नहीं किया। आपने कायरों की तरह, बुजलों की तरह जो है रात में ले जाके घर वालों की रजामंदी के बिना उस बेचारी मृतका का अपमान किया है, आपने उसको जलाया है, आपने अपराध किया है। तो ये इसीलिए हुआ है क्योंकि ऊपर से ऐसा आदेश रहा होगा, क्योंकि जो प्रशासन है वो ऊपर से देख के चलता है। ऊपर से ऐसा आदेश होगा कि आप रात में ही इसको निपटा दो ताकि कल सवेरे बवाल नहीं हो। तो ये सरकार के लिए भी एक बड़ी शर्म की बात है और उस मृतका और मृतका के परिवार के ऊपर एक बहुत बड़ा अत्याचार है, जो कि प्रशासन ने किया है, जो कि राज्य ने किया है, जो स्टेट ने किया है, जो सरकार ने किया है। और उसके लिए उसको जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और उसके लिए उनके खिलाफ, चाहे वो जन आंदोलन है, चाहे वो प्रतिरोध है, चाहे निंदा है, वो जरूर मतलब की जानी चाहिए। सर, पूरे इस साक्षात्कार के दौरान आपने सभी प्रश्नों के सटीक जवाब दिए हैं। आपका विश्लेषण रहा है, विचार, अनुभव, इन सारे बातों को लेकर और आपके अनुभव को लेकर आपने ये सारी बातें कही है और जिसको हम प्रखरता के साथ कहेंगे कि प्रखरता के साथ आपने सारी बातों को रखा है। निश्चित तौर पे हमारे दर्शक इस पे गौर करेंगे और उत्तर प्रदेश में जो भी सत्ता आ रही है और जो भी सामाजिक अन्याय अत्याचार हो रहे हैं उनके ऊपर भी किस तरह से सोचा जाए, एक सोच बनेगी आपके इस साक्षात्कार के बाद। तो ये अपेक्षा के साथ आपने थ्री वेज मीडिया के लिए जो समय दिया, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं आपका मनपूर्वक आभार व्यक्त करता हूं और आज की हमारी साक्षात्कार या मुलाकात यही हम समाप्त करते हैं। फिर कहीं किसी विषय पर हम आपसे जरूर संपर्क करेंगे, आप हमें समय देंगे। आज के लिए यहीं रुकते, धन्यवाद। धन्यवाद, जय भीम।